हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एमिशन। ओके, एमिसिव पावर एंड एमिसिविटी, ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विथ प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। प्रीवोस्ट का क्या बोलना था कि ऑल द बॉडीज एट टेम्परेचर अबाउ 0 केल्विन, है ना, ध्यान में रखना 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, अगर तुमने डिग्री सेल्सियस लिखा तो गलत हो जाएगा। 0 केल्विन का दूसरा नाम क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, याद रखना 0 केल्विन इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी हर बॉडी जो 0 केल्विन के ऊपर है, जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है, वो क्या करता है? वो रेडिएट करता है थर्मल एनर्जी एंड एट द सेम टाइम दे एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग। दो काम कर रहा है वो, है ना। हर बॉडी जो 0 केल्विन के ऊपर है वो क्या कर रहे हैं? वो एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और रेडिएट भी कर रहे हैं। रेडिएट यानी उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है, और एब्जॉर्ब यानी वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आसान स्टेटमेंट है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट का। क्या बोलना था? सिर्फ याद रखना है यहाँ पे, एवरी बॉडी एट ऑल टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन के ऊपर। वेरी सिंपल स्टेटमेंट लिख लो, अच्छे से लिखो और याद कर लो उसको एकदम, है ना। सेकेंड पॉइंट, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना। यानी वेरिएशन, टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा हो सकता है ये एक्सप्लेन करना है अपने को बाय यूजिंग प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। अब एक बात ध्यान में रखना, जब कोई भी बॉडी का टेम्परेचर उस बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स रहते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। कोई भी बॉडी का टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी that depends on translational kinetic energy of atoms of that material, या उस बॉडी के एटम्स के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो बॉडी जब हीट एब्जॉर्ब करेगी, ओके, वो बॉडी जब हीट एब्जॉर्ब करेगी तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो पहले पार्ट में अपन ने ये समझाया कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर उसके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, और जब वो बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अब एट द सेम टाइम प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट के हिसाब से 0 केल्विन के ऊपर वो हीट को रेडिएट भी तो करेगी, है ना। जब वो हीट को रेडिएट करेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, जब उससे हीट एनर्जी बाहर निकलेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी और उसका टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ओके, ऐसा होगा। क्लियर विद दिस? ये दो पॉइंट पहले समझाना। पहले पॉइंट में ये समझाना कि जब वो एब्जॉर्ब करेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरे पॉइंट में ये समझाना कि जब वो रेडिएट करेगी तो एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में ये समझाना कि अगर वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है और कम रेडिएट कर रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और अगर वो एब्जॉर्ब कम कर रही है और रेडिएट ज्यादा कर रही है तो टेम्परेचर कम होगा। क्लियर? लेकिन अगर वो जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही रेडिएट कर रही है तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा? जब एब्जॉर्ब जितना होगा हीट उतना ही हीट रेडिएट होगा, तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और तब हम लोग बोल लेंगे कि बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर थर्मल कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आर वी क्लियर विद दिस? तो ये इस तरीके से तुमको एक्सप्लेन करना है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। ये सभी पॉइंट्स लिखने हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए भी हैं और नोट्स में भी दिए हुए हैं।
आर वी क्लियर विद दिस? पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि टेम्परेचर कम होगा, फिर ये भी एक्सप्लेन करना है कि ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा रेडिएट करेगा तो टेम्परेचर कम होगा, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना रेडिएट करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। आसान कंसेप्ट? ओके। तीसरा, फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी डिपेंड्स, यानी एक बॉडी से जो हीट रेडिएट होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो। सबसे पहला, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, बॉडी किस मटेरियल से बना है। कोयले से ज्यादा हीट रेडिएट होगी और प्लास्टिक से कम होगी, है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। दूसरा, सरफेस पॉलिश है क्या, दूसरा है ना, ये दूसरा नहीं, इसी में समझा रहा हूं। नेचर ऑफ मटेरियल में अगर सरफेस रफ है तो कम हीट रेडिएट होगी, अगर सरफेस पॉलिश्ड है तो कम होगी, ब्लैक है तो ज्यादा होगी। अगर सरफेस पॉलिश्ड है तो कम हीट रेडिएट होगी, और अगर ब्लैक है तो ज्यादा हीट रेडिएट होगी क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे। दूसरा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा बॉडी का गर्म रहेगी, जितनी ज्यादा बॉडी गर्म रहेगी, यानी जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर रहेगा उससे ज्यादा हीट निकलेगी, है ना। अब एक लकड़ा जो बहुत गर्म है, तुम उसके पास में भी जाओगे तो तुमको बहुत ज्यादा हीट लगेगी। द रीजन इज क्योंकि वो बहुत गर्म है, ज्यादा गर्म है, इससे ज्यादा हीट निकल रही है उससे बाहर, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रही है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। फिर डिपेंड कर रही है सरफेस एरिया ऑफ बॉडी पे, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, बॉडी के सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उससे उतनी ज्यादा हीट निकलेंगी। हर जगह से हीट निकलेंगी ना बॉडी के, ऐसा थोड़ी ना ऊपर से ही निकलेंगी, सभी जगह से निकलेंगी। तो ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा हीट। क्लियर विद दिस? ओके। लास्टली, टाइम। ज्यादा टाइम तक बॉडी हीट रेडिएट करेगी तो उससे ज्यादा हीट ही निकलनी है ना। तो टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे रेडिएटेड हीट डिपेंड करती है कोई भी बॉडी से, है ना। बॉडी से कितनी हीट रेडिएट होगी वो डिपेंड करेगी 4 फैक्टर्स पे। नाउ एमिसिव पावर, सबसे इंपॉर्टेंट एमिसिव पावर, कैपिटल आर, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कुछ बुक्स में इसको कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं, सो डोंट वरी, है ना। क्या है एमिसिव पावर की हीट? द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी, यानी उस बॉडी से निकलने वाली हीट, लेकिन कैसा? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट एरिया की होनी चाहिए बॉडी और यूनिट टाइम में कितनी हीट निकल रही है वो देखना है अपने को। दैट इज नोन एज एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो एमिसिव पावर ऑफ बॉडी का फॉर्मूला क्या आएगा? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला लिख लो उसका नीचे, है ना। स्टेटमेंट लिखा, फॉर्मूला लिखा। अब इसके एसआई यूनिट पे आते, है ना। एसआई यूनिट क्या आएगा? जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। लेकिन जूल पर सेकेंड तो वॉट्स भी होता है ना, वैट, तो वैट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में है सबको? सीजीएस यूनिट, जूल के जगह लिखेंगे अर्ग, मीटर स्क्वायर के जगह सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। फिर आता है इसका डायमेंशन, आर का डायमेंशन यानी क्यू का डायमेंशन अपॉन ए का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन। क्यू यानी हीट है, हीट यानी एनर्जी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? m1L2 T-2। एरिया का मीटर स्क्वायर यानी L2, टाइम का T1, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया अपन ने, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ आर कितना आएगा? m1L0 T-3। तो ये हो गए डायमेंशंस। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस। याद हो गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुए तो टाइम पे डिराइव कर लेना, ऐसा आसान है डिराइव करना, समझ में? ओके। अब यहां पे याद रखना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड है,
तो ज्यादा बॉडी कौन सी हीट रेडिएट करती है? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी बॉडी। ठीक है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी ऑफ अ गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ गिवन सरफेस, है ना, यानी R, टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक सरफेस RB एट गिवन टेम्परेचर। ये अगर नहीं लिखा तो इसका हाफ मार्क कट जाएगा। टेम्परेचर सेम होना चाहिए ना दोनों बॉडीज का, है ना। दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी। यानी इमेजिन कर लो ना ऐसे, ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये ब्लैक सरफेस है, सेम एरिया तुमको दिख रहा है ना, शायद देखो ध्यान में आ गए, है ना, वाइट ब्लैक, लेकिन मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लगता है तो मैं इस पे पढ़ाऊंगा, है ना, थोड़ी देर के लिए इस पे पढ़ा देते हैं अपन। ठीक है, अब इसका कोएफिशिएंट एमिसिव पावर R है, इसका एमिसिव पावर RB है। ठीक है, कैसे निकालना? Q/80 से, इसका Q/80, इसका Q/80 निकाल लेना। ठीक है, तो इस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन रहेगा R/RB। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना, अगर ये RB के नीचे कांस्टेंट रहेगा, RB नीचे कांस्टेंट रहेगा, अगर आप तुमको बोला व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कौन सी बॉडी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो कैसे निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, RB कट, तो आंसर कितना? 1। तो E इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? तो याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ परफेक्ट रिफ्लेक्टर दैट इज 0। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, वो एब्जॉर्ब करेगा क्या? वो नहीं, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अरे जब एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो रेडिएट कैसा करेगा, है ना। रेडिएट करने के लिए एब्जॉर्ब करना जरूरी है, कल ही तो पढ़ा, गुड एब्जॉर्बर आर ऑलवेज गुड एमिटर। तो उसको एमिट करने के लिए पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, लेकिन अपन कैसा लिए? अपन लिए परफेक्ट रिफ्लेक्टर, तो E इज इक्वल टू 0। बाकी सब बॉडीज के लिए, यानी ऑर्डिनरी बॉडीज, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन फॉर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडीज E दैट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। 0 से ज्यादा होता है और 1 से छोटा होता है, यानी E के वैल्यूज 1 और 0 के बीच में रहेंगे। क्लियर विद दिस? याद रहेगा सबको? ओके, नाउ गिव रीजन बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर ब्लैकेंड एंड टॉप आर पॉलिश्ड, है ना। जो कुकिंग यूटेंसिल्स रहते हैं, है ना, उनके जो नीचे के सरफेसेस है वो हमेशा ब्लैक एंड करते हैं, ऐसे नीचे के सरफेसेस को। ठीक है, और जो ऊपर की सरफेस रहती उसको वो पॉलिश करते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन, क्योंकि नीचे उसको ब्लैक करने के पीछे रीजन ये है कि नीचे अगर ब्लैक रहेगा तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ब्लैक हमेशा हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, और पॉलिश्ड सरफेस हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हीट को अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो जो हीट आएगी वो वापस चले जाएगी ऐसे, और नीचे जो आग है ना, वो एब्जॉर्ब होगी इसमें। तो यहां से जो रेडिएशन के लॉसेस है वो बहुत कम रहेंगे, यानी अंदर से हीट बाहर नहीं जाएंगी, अंदर हीट आते रहेंगी क्योंकि तुमने नीचे ब्लैक करके रखा, लेकिन हीट बाहर नहीं जाएंगी क्योंकि तुमने ऊपर पॉलिश्ड करके रखा। समझे ये चीज? क्योंकि पॉलिश्ड रहेगा, पॉलिश्ड सरफेस कभी हीट को बाहर नहीं जान देता है। ओके,
नेक्स्ट, a car kept in sunlight with all its windows closed on a hot day. After some time it is observed that inside of car is warmer than the outside. Give reason. ये तो सभी ने ऑब्जर्व किया ही है कि नहीं? जैसे तुम कौन सा, जैसे समर सीजन होता है, गाड़ी बाहर धूप में खड़ी है, जैसे ही खोला भाग भाग भट्टी में गए जैसा लगता है ना ऐसे अंदर घुसते वक्त ऐसा लगता है बाप भट्टी में चले गए हम लोग। ऐसा क्यों हुआ? ओके, क्योंकि तुम जब गाड़ी छोड़ के जाते हो धूप में तो तुम कांच तो बंद रखते हो, कांच तो कोई खुला नहीं रखते हैं। ओके, अब क्या होता है, कांच से अंदर हीट आ जाती है ना, 50% हीट गाड़ी के अंदर जाएंगी, लेकिन अंदर मॉडरेट टेम्परेचर है, इतना भी गर्म नहीं है जितना बाहर है, तो अंदर से हीट बाहर नहीं जाएंगी। ओके, समझ में है? कांच की वजह से बाहर से हीट अंदर आ गई, लेकिन अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकी, तो अंदर हीट रहेगी। अंदर से बाहर क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि अंदर मॉडरेट टेम्परेचर था। जब हीट आई तो अंदर कैसा टेम्परेचर था? मॉडरेट था। मॉडरेट से हॉट में नहीं जाएंगे ना कभी हीट हमेशा हॉट से मॉडरेट में ही आएंगी, मॉडरेट से हॉट में नहीं आएंगी, तो थोड़ी देर बाद अंदर बहुत सारी हीट जमा हो जाती है, सो हीट एस्केप नहीं हो पाती। इसलिए जैसे ही तुम दरवाजा खोलते हो और अंदर घुसते हो तो तुमको बहुत गर्म लगता है। समझे क्या इस चीज? इसका रीजन दिया है, इसके प्रॉपर स्टेटमेंट दिए, जो मैंने समझाया उसको इंग्लिश में लिखा है वहां पे अपने टेक्स्ट बुक और नोट्स में, तो तुम अच्छे से पढ़ो उसको और समझ लो, यही चीजें उसमें लिखा है। 2 पॉइंट्स है उसके, है ना। नेक्स्ट, इफ सर्फेसेस ऑफ ऑल द बॉडीज आर कंटिन्यूअसली एमिटिंग रेडिएंट एनर्जी, व्हाई डू दे नॉट कूल डाउन टू 0 केल्विन? ये सब गिव रीजंस टेक्स्ट बुक के हैं। यानी उनका क्या बोलना है कि जो बॉडीज है ये कंटिन्यूअसली हीट रेडिएट कर रही है, और अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा कि जब वो हीट रेडिएट करेगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो एक कम होते होते 0 केल्विन क्यों नहीं हो जाता है? वाई 0 केल्विन क्यों नहीं हो रहा है? द रीजन इज कि जैसे ही वो हीट रेडिएट कर रही है, सराउंडिंग में से कुछ हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है वो, ठीक है, कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो। रेडिएट कर रही है ये मानते हैं हम लोग, रेडिएट करती है हर बॉडी, लेकिन एट द सेम टाइम सराउंडिंग से वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करती है, जिसके वजह से उसका टेम्परेचर 0 केल्विन कभी भी नहीं हो सकता। है ना आसान? क्यों रीजन है ना। तो चलो ठीक है, ये था पूरा थ्योरी। अब हमको 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। ओके, पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है। पहला न्यूमेरिकल है द एमिसिव पावर ऑफ स्फीयर ऑफ एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है बेटा उसका? 0.02 मीटर स्क्वायर इज एमिसिव पावर दिया हुआ है। सॉरी, एमिसिव पावर आर से डिनोट होता है, पिछले सिलेबस में ई से डिनोट होता था, है ना। दैट इज 0.5 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, मतलब उसको ऐसा लिख सकते हैं। What is the amount of heat radiated by the sphere in 20 seconds? टाइम कितना दिया हुआ है? 20 seconds। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है ना, क्यों निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन, सबसे पहले आर का फॉर्मूला लिख दो, आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू आर इंटू ए इंटू टी, ठीक है। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू, आर कितना है बेटा? 0.5, ए कितना दिया था? 0.02, और टी कितना दिया है? 20, ठीक है। 0.5 इंटू 20 हो गया 10 इंटू 0.02। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू 0.2 किलो कैलोरीज। हाँ, यूनिट सही लिखो, नहीं तो इसका आधा मार्क कट जाएगा। किलो कैलोरीज, क्योंकि आर का जब यूनिट था वो किलो कैलोरीज में था। तुम बोलोगे यहाँ जूल रहता था तो यहाँ जूल आता था, यहाँ अर्ग रहता था तो यहाँ अर्ग आता था। अपन ने इसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ऑप्शन में सॉरी अपना आंसर यही फॉर्मेट में दिया था, किलो कैलोरीज में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड है ये, आर इज इक्वल टू क्यू बाई 80, ठीक है। 6000 जूल ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड। ओके, साथ ही साथ गिवन लिखते हैं अपन, कितना एनर्जी रेडिएट हुआ? 6000 जूल। सरफेस एरिया कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। टाइम कितना दिया है? 5 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। सेकेंड्स में होना चाहिए। कैलकुलेट
एमिसिव पावर है ना, सॉरी आर निकालना है, सोल्यूशन R इज इक्वल टू क्यू अपॉन 80 होता है, ठीक है। R इज इक्वल टू क्यू कितना है 6000 अपॉन A कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर -4 यानी 10 टू द पावर -2 होता है, और T कितना दिया है 300। अभी ये कैंसिल हो गया इसके साथ में है ना, और ये हो गया 2000 सा, तो आंसर हो गया 2000 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। This is our answer. Okay, so this is the value of emissive power. Very simple. So ये थे सारे न्यूमेरिकल्स आज के, और आज का हमारा टॉपिक। That's it.